वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम इकोनॉमिक्स के दूसरे वीडियो की बात करेंगे जिसमें हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने नेशनल इनकम के ऊपर वीडियो बनाया था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर उसको देखिएगा। हम इसमें पढ़ने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक आज का हम कवर करेंगे मनी के बारे में। और ये पूरा चैप्टर ना बहुत ही कम टाइम में मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूंगा और सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सब हम इसके अंदर रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मनी की, ठीक है ना। मनी हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे कि मनी है क्या, है ना। मनी क्या है? तो मनी जब भी हम सुनते हैं वर्ड तो हमें लगता है कि मनी मतलब करेंसी, नोट, ये वो, है ना। तो यही मनी होता है। तो एग्जैक्टली मनी का मतलब क्या होता है? देखो, मनी खुद अपने आप में एक वस्तु है। मनी जो पैसा है वो अपने आप में क्या है? एक वस्तु है जिसका काम इतना है कि उसके द्वारा वस्तुओं को खरीदा और बेचा जा सकता है। तो जिस भी वस्तु के माध्यम से, जिस भी कमोडिटी के माध्यम से, मीडियम, मनी इज अ मीडियम, ठीक है ना। तो जिस भी वस्तु के माध्यम से वस्तुओं की खरीद और बिक्री की जा सकती है उसको क्या कहते हैं हम? मनी। सिंपल है, डेफिनेशन आपके सामने है, थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास देखो डेफिनेशन ऑफ मनी में क्या है? मनी मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी क्या है? मनी एक ऐसा मीडियम, मनी क्या है? मनी एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है। मनी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि कॉइन और नोट ही मनी होते हैं, ध्यान रखना। मनी का मतलब कॉइन और करेंसी, नोट ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं कुछ मनी लेकर बैठा हूं, टॉपिक है हमारा तो लेके बैठना पड़ेगा। तो ये अपने पास कुछ कॉइन्स है, ये कुछ कॉइन्स है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे हमें क्या दिखा रहे हो, हमारे पास तो होते हैं। फिर भी एक वाइब आनी चाहिए ना, मनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये कुछ कॉइन्स हैं, ये हमारे पास एक नोट है, करेंसी नोट है। तो मनी का मतलब सिर्फ कॉइन और नोट ही नहीं होता। मनी का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके माध्यम से हम चीजों को खरीद सके और बेच सके, या जिसके माध्यम से चीजों का एक्सचेंज किया जा सके, ठीक है। जो कमोडिटी के एक्सचेंज होने का मीडियम बन सके, उसको मनी कहते हैं। सिंपल है, ठीक है ना। अभी हम इसको और आएंगे डिटेल में। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल्सो एक्ट्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी क्या है? मनी एक ऐसी चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए मीडियम का काम करता है। इसके साथ साथ वो वस्तु की वैल्यू भी बताए, उसका स्टोरेज भी किया जा सके, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जिसके थ्रू हम डिफर्ड पेमेंट भी कर सकें, फ्यूचर में भी एक तरीके से पेमेंट कर सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। और मनी के यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन जो है वो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे का पहला काम क्या है? ये पैसा है, हमने किसी को पैसा दिया तो बदले में हमें कोई प्रोडक्ट मिल गया। सिंपल। तो यानी कि इसी के बदले हमें क्या मिला? कोई प्रोडक्ट मिला। अगर मान लो कि मुझे प्रोडक्ट बेचना है तो मैंने ये बेचने के लिए किसी को दिया और बदले में क्या ले लिया? पैसा। तो ये जो करेंसी है, जो रुपीज है, वो मीडियम बन रहा है किसी भी चीज को खरीदने या बेचने का, ठीक है ना। ये अच्छा, एक क्वेश्चन इसके अंदर और इंपॉर्टेंट आता है कि जब मनी नहीं थी पहले तो क्या चलता था? तो आप सबने सुना होगा, तब एक सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे कमोडिटी को कमोडिटी से ही एक्सचेंज कर लिया जाता था। तो वहां पर मनी क्या हुआ? क्या वहां पे मनी नहीं थी? मनी थी वहां पर ये वाली मनी नहीं थी। वो जो कमोडिटी है ना, वो ही अपने आप में मनी थी। जैसे मान लो कि ये मेरे पास पेन है, सिंपल। ये मेरे पास ये मेरे पास ब्लूटूथ है, ये मेरे पास पेन है। तो अब अगर मान लो कि पेन के बदले में अगर ब्लूटूथ मिलता है तो ये दोनों ही आपस में एक्सचेंज हो गए, ठीक है। तो इसके यानी यहाँ पे क्या बार्टर चल रहा है? एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु आ गई, तो इसको हम बार्टर कहते हैं। तो इस केस में मनी क्या है? ये जो कमोडिटी है ना, ये ही मनी है। इसको भी आप मनी बोलोगे, ठीक है ना। मैंने पहले क्या बोला था आपको? मनी इज नॉट अबाउट की करेंसी और
नोट, कॉइन और करेंसी नोट का मतलब ही मनी नहीं होता। मनी कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मनी अपने पास देखो यहाँ पे एक ये कप रखा हुआ है, ये भी एक मनी हो सकता है। इस कप के बदले में अगर मुझे पेन मिल रहा है, इट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो ये जो कॉमोडिटी है यही अपने आप में मनी है। तो ये जो बार्टर सिस्टम चलता था, अभी मैं थोड़ा सा मनी के फंक्शंस पे आऊँगा, थोड़ा सा बार्टर सिस्टम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मनी से पहले थोड़ा सा उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि बार्टर सिस्टम समझेंगे तभी मनी की एक्चुअल में और वैल्यू अच्छे से समझ आएगी। तो बार्टर सिस्टम में चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है, जो कॉमोडिटी है वही अपने आप में मनी है। तो इस सिस्टम में, ठीक है, ये सिस्टम चल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या आती है इसमें? प्रॉब्लम आती है ना, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। तो बड़े मेजर जो 3-4 प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करेंगे। ये बार्टर सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में एक यहाँ पे हमने एक पेज ले लिया है। तो बार्टर सिस्टम क्या है अच्छे से थोड़ा सा समझ आ जाएगा, समझना ज़रूरी है, इसलिए हमने इस पॉइंट को लिया है। तो देखो बेसिकली बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या होती है? पहली आती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जिसको कोई वस्तु चाहिए, वो ऐसे इंसान को ढूंढता है जिसको मेरी वस्तु चाहिए हो और बदले में वो अपनी दे दे। इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है ना। मान लो कि मुझे पेन चाहिए और मेरे पास बदले में देने के लिए एक कप है, तो मैं कप देना चाहता हूं और मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढना चाहता हूं जो बदले में मुझे क्या दे दे? पेन दे दे, ठीक है। तो अगर ये मुझे पेन देना चाहता है और बदले में कप एक्सेप्ट करना चाहता है, मैं कप देना चाहता हूं, बदले में पेन एक्सेप्ट करना चाहता हूं, जब हम दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और हमारा प्रोडक्ट एक दूसरे के लिए सप्लाई बन जाए। समझ आ रहा है ना? एक पर्सन की जो डिमांड है, ठीक है, एक पर्सन की जो डिमांड है पेन, वो दूसरे की सप्लाई बन जाए, और जो इसकी सप्लाई है वो दूसरे की डिमांड बन जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी दोनों एक दूसरे की वस्तुओं को मांगनी चाहिए। मेरे पास एक कप है, ठीक है, तो मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढूंगा जिसके पास देने के लिए पेन हो और लेने के लिए कप हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि जो वस्तु मैं लेना चाहता हूं, पेन में लेना चाहता हूं और बदले में कप देना चाहता हूं, तो आप ये कप एक्सेप्ट कर लो और बदले में पेन दे दो। मतलब कि जो मैं मांगना चाहता हूं वो आप मुझे दे दो और जो मैं आपको सप्लाई करना चाहता हूं वो आप ले लो। तो पहले पर्सन की जो डिमांड है ये पेन, ठीक है, वो सेकंड पर्सन सप्लाई कर दे, और जो पहले पर्सन की सप्लाई है एक कप, वो सेकंड पर्सन डिमांड कर ले। तो इस तरीके से जो कोइंसिडेंस होता है वांट्स का, इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर ये नहीं होगा ना तो बार्टर सिस्टम नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस बंदे के पास पेन है, ठीक है। और अगर मान लो कि एक पर्सन आपको मिल भी गया, आप गली गली जा रहे हो, घर घर, है ना, दरवाजा बजा रहे हो, पूछ रहे हो कि भाई किसी के पास पेन है क्या, और मान लो अगर कोई बोले कि हाँ भाई मेरे पास पेन है, बदले में क्या दोगे, तो आपने बोला कि मेरे पास कप है देने के लिए, सामने वाला मना कर दे, सामने वाला बोले कि भाई हमें तो कप नहीं चाहिए, हमारे पास तो कप ही कप रखे हैं बहुत सारे, ठीक है। आपके पास देने के लिए जूते हैं तो दे दो, आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो कप ही है, यही वो वस्तु है जिसके बदले में मुझे पेन चाहिए। तो समझ गए ना? तो सिस्टम ये नहीं हुआ, यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस नहीं हो पाया, तो ये करना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। चलो ये भी इस प्रॉब्लम की बात हो गई है। एक दूसरी प्रॉब्लम और आती है हाई स्टोरेज ऑफ, ठीक है ना, हाई स्टोरेज कॉस्ट। भाई स्टोर करना बड़ा मुश्किल है। आज क्या मनी हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, मनी है, करेंसी नोट है, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़े से उसमें जो करेंसी नोट है वो लाखों रुपए एक छोटे से बंडल में बांध के हम कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जो वस्तुएं हैं ना वही मनी है, ये जो वस्तु है यही मनी है, हमें इन्हीं को ही स्टोर करके रखना पड़ता था, ठीक है। तो इनके स्टोरेज में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। अब मान लो जैसे ये चेयर है, ये टेबल है, ठीक है ना, और हमारे पास फैन है, ये जितनी भी चीज़ें हैं यही तो हमारी मनी है ना, बदले में हम यही तो दे सकते हैं। तो वही चीज़ है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो हमारे पास वस्तुएं हैं वही मनी है, और उनको स्टोर करना बड़ा डिफिकल्ट होता था, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि अगर इनको हम स्टोर कर भी लें तो टाइम के साथ इनकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन आता है, यानी कि इनकी वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। तो ये जैसे कप है, अगर मैं इसको स्टोर करके रखूँगा तो कुछ टाइम बाद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना, क्योंकि ये मतलब इसका प्रिंट लाइट हो जाएगा या टूट फूट सकता है, इसमें कुछ क्रैक आ सकते हैं, तो वही प्रॉब्लम है। तो मनी में क्या होता है, आज अगर आपने 10,000 रुपये सेव करके रखे, 1 लाख रुपये सेव करके रखे, तो वो 10 साल बाद भी 1 लाख ही रहेंगे। पर अगर आपने 1 लाख का फर्नीचर सेव करके रखा तो वो 1 साल बाद मुश्किल से 50,000 का भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी,
है ना, बारिश से खराब हो जाए, उसमें सीलन आ जाए, उसमें दीमक लग जाए, उसमें कुछ भी हो सकता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी। नो, थर्ड क्या है, डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वंस वेल्थ। तो सम आइटम्स आर पेरिशेबल, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू फ्यूचर जनरेशन। तो कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको आप दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, खराब हो जाएंगे ना भाई, खराब हो जाएंगे, कैसे आप कर सकते हो उनको। जैसे मान लो कि हम उसको और इसको करते हैं, जैसे मान लो कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एग है, ये खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, इनको आप कितने टाइम तक सेव करके रख सकते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फ्रीज होगा तो और ज़्यादा दिन, बट इतना ज़्यादा नहीं कि आप किसी को ट्रांसफ़र कर पाओ फ्यूचर जनरेशन को, ठीक है ना। तो उसको हटाते हैं, क्योंकि देखो मैंने इसका एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि ये भी तो वस्तु ही है ना, जो हमारे पास चीज़ें वही वस्तु है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये पेन है, अब ये पेन है तो ये फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए बचेगा ही नहीं, है ना। ये इन्वायरमेंट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ये जब तक फ्यूचर की जनरेशन आएगी तब तक तो ये पेन खराब हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। तो वही चीज़ है कि मनी को अगर आप स्टोर करके रख सकते हो तो फ्यूचर जनरेशन के को काम आती है, लेकिन कुछ इस तरीके की जो वस्तुएं जिनको हम स्टोर करते हैं लेकिन फ्यूचर जनरेशन तक नहीं जा सकती क्योंकि वो खराब हो जाती हैं। अच्छा, फिर एक और आता है प्रॉपर यूनिट ऑफ अकाउंट, नो प्रॉपर यूनिट ऑफ अकाउंट। तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम ये है, किसी भी चीज को ना मेजर करने की प्रॉपर यूनिट थी ही नहीं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, गुड्स ऑफ वन पर्सन मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर पर्सन, मतलब नॉट, अच्छा मैंने नीचे वाला पढ़ दिया, नो फिक्स्ड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस वेरीज विद प्रोडक्ट एक्सचेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम इस पेन की बात कर रहे थे, तो ना किसी भी प्रॉपर किसी भी चीज़ का ना प्रॉपर यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर मुझे ये पेन चाहिए तो मार्केट में जाकर मुझे ये पेन 10 रुपये का मिल जाएगा, तो इसका एक वैल्यू है ना, इसकी एक वैल्यू है कि 10 रुपये का है। अगर मुझे ये कप चाहिए तो मान लो कि कप कितने का आएगा, जो भी आएगा 20 का 50 का, ठीक है, तो 20 रुपये या 50 रुपये 30 रुपये जो भी इसकी कॉस्ट है वो इसकी कॉस्ट है, ठीक है। ये जो ब्लूटूथ है इसकी अपने आप में एक कॉस्ट है, ठीक है, मतलब इसका एक प्राइस है कि भाई जो ब्लूटूथ है वो 2000 रुपये का है, तो ये इसका प्राइस हो गया। पहले बार्टर सिस्टम में वस्तुओं का क्या प्राइस लगाओगे आप बताओ, ये पेन का क्या प्राइस लगेगा, क्योंकि मनी तो है ही नहीं। तो अब इस पेन के बदले में कोई क्या वस्तु दे, ठीक है ना। तो पहले होता क्या था, महंगी वस्तु के बदले में सस्ती वस्तुएं लेनी पड़ जाती थी और सस्ती के बदले में महंगी लेनी पड़ जाती थी, तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब जैसे मान लो कि अगर मुझे जूते देने हैं तो बदले में मैं कितना आटा लूँ, कितने चावल लूँ, कितने किलो चावल लूँ, कितने लीटर दूध लूँ, कोई इसका प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब प्राइस नहीं है, क्योंकि उनका वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी हमें पता है कि ये पेन 10 रुपये का है, ये कप मान लो 30 रुपीज़ का है, तो ये महंगा है, इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है इसके कंपैरेटिवली, पेन की वैल्यू कब से कम है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग नहीं होती थी चीज़ों की। अच्छा, फिर आता है नॉट एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, गुड्स ऑफ वन पर्सन में नॉट बी एक्सेप्टेड टू अदर पर्सन। जो आपके पास वस्तु है ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ले। आज क्या होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैंने पैसे दिए, बदले में वस्तु ले ली, इसको तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा ना। जो मनी होती है, मनी को तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा, ऐसा तो कोई है ही नहीं ना जो मनी को एक्सेप्ट ही ना करे। हम किसी को भी अगर हम पैसा देते हैं तो पैसा रखता है, बदले में वस्तु देगा आपको। पर आप उस बार्टर सिस्टम में अगर किसी को मान लो कि ये वस्तु देते हो तो सामने वाला मना भी तो कर सकता है, वो कहेगा हमें नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम आती है ना। आता नो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, हम फ्यूचर की कोई पेमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि बार्टर सिस्टम में जो वांट्स होती है, जो लोगों को चीज़ें चाहिए वो प्रेजेंटली चाहिए, अभी के अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, ठीक है ना। फ्यूचर के लिए आप नहीं उसको क्या कहते हैं, वादा नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आजकल ट्रेडिंग में सारे ट्रेडिंग कैसे होते हैं, व्यापार कैसे होता है, उधार के बेस पे होता है ना, कि आज पहले हमने सामान भेज दिया, उसके कुछ दिन बाद पेमेंट होगी। तो फ्यूचर में जो पेमेंट होती है बार्टर सिस्टम में, फ्यूचर में पेमेंट नहीं हो पाती थी, क्योंकि जो चीज़ें हमें एक्सचेंज करनी है वो अभी करनी है, तुरंत करनी है, तो फ्यूचर के लिए इसमें नहीं होता था, ठीक है। लास्ट इसकी जो प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। डिविजिबिलिटी कैसे करें, कैसे करें, मतलब डिविजिबिलिटी, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते थे जो डिविजिबल ही नहीं हो सकते। अगर डिविजिबल होंगे तो वो किसी के काम के नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि 10 किलो चावल के बदले में एक कोट आ सकता है, पहनने वाला कोट,
10 किलो चावल के बदले में कोट आ सकता है, मान के चलो। पर अगर मान लो कि सामने वाले को 5 ही किलो चावल चाहिए, 10 किलो उसे चाहिए नहीं, तो क्या बदले में आधा कोट फाड़ के दें? तो नहीं हो पाएगी ना डिविजिबिलिटी। एक जोड़ी जूते के बदले में 5 लीटर दूध आ सकता है, ठीक है, मान के चलते हैं। तो अगर सामने वाले को 2 या 2.5 लीटर ही दूध चाहिए, तो क्या वो एक ही जूता देगा बदले में? तो वही प्रॉब्लम है यहाँ पे, हम डिविजिबिलिटी नहीं कर सकते कुछ प्रोडक्ट की, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो गई है। अब मनी के फंक्शंस पे आते हैं। तो मनी के फंक्शंस में हम आते हैं। देखो, जब मनी आई ना, मनी के आने से जितनी भी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी वो अपने आप ही खत्म हो गई। मनी आ गई तो हमें कोई पर्सन ढूंढना नहीं है, हर किसी की वैल्यू पता लग गई। फ्यूचर पेमेंट हो सकती है, स्टोर करके भी हम रख सकते हैं, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी भी हो सकती है। डिविजिबिलिटी का मतलब कि हर एक चीज़ का प्राइस पता लग गया है, तो वहाँ पे डिविजिबिलिटी की तो बात ही नहीं होती। सिंपल सी बात है, अगर एक कोट 5,000 का है तो 5,000 का है, 5,000 दो कोट ले लो। अगर आपके 2,000 है तो नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, मनी के आते ही बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम अपने आप चली जाती है ना। अब मनी के काम क्या होते हैं? मनी का देखो पहला काम क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी कि वस्तुओं का प्राइस पता चल जाता है, ठीक है। फिर आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। और स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर की पेमेंट कर सकते हैं, तो उधार दिया जा सकता है ना मनी में। तो ये मनी फंक्शन इस तरीके से आप बताएंगे। अब आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या है? टोटल ऑफ मनी, ठीक है, करेंसी नोट, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। टोटल मनी, हमारे देश में टोटल कितनी मनी है, करेंसी नोट में, कॉइन्स में, और डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। बैंक्स के बाद कितने डीडी हैं, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, इन सर्कुलर हेल्ड बाय द पब्लिक एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे कोई भी एक डेट है, ठीक है, मान लो कि आज 6 मार्च है, तो आज 6 मार्च को हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, टोटल कितनी करेंसी है, नोट की फॉर्म में, कॉइन्स की फॉर्म में, और बैंक्स के पास जो पैसा जमा है उसकी फॉर्म में, ठीक है। इन सबको अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमें मनी सप्लाई पता चल जाती है। और मनी सप्लाई को मेजर करने के कुछ तरीके हैं, उसके कुछ मेजरमेंट है, तो वो 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में हम देखेंगे तो इन इंडिया आरबीआई यूजेस 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। एक है M1, M2, M3 और M4। तो ये चारों क्या हैं, इसको एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, तो देखो, मनी सप्लाई को मनी की सप्लाई को मेजर करने के 4 मेजरमेंट है, M1, M2, M3 और M4। हम यहाँ पे अगर नैरो अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई देखें तो नैरो अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई क्या है, इसमें आते हैं M1 और M2। M1 और M2 वो मेजरमेंट हैं जो नैरो अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई करते हैं। अभी बताता हूँ क्या है ये। और M3 और M4 ये ब्रॉड अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई है। तो M1, M2, M3, M4 ये क्या है, पहले तुरंत इसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो M1 देखो क्या है, M1 में हमारे पास आता है CU और DD, ठीक है। अब ये CU क्या है, करेंसी नोट्स, कॉइन्स, ठीक है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो करेंसी नोट्स और कॉइन्स, लोगों के पास कितना करेंसी नोट है, कितने नोट है ना, और कितने कॉइन्स हैं। इंडिया में जो पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं, इन सबके पास टोटल कितने कॉइन्स हैं, कितने नोट हैं वो, प्लस इनके बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं वो, ठीक है ना, डिमांड डिपॉजिट्स। तो इनको जोड़ दें तो क्या मिल जाता है हमें M1, पहला तरीका। दूसरा M1 प्लस सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस। अब लोगों के पोस्ट ऑफिस में भी कुछ अकाउंट्स होते हैं, जैसे नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, ऐसे पोस्ट ऑफिस में भी बैंक अकाउंट होता है, ठीक है ना। जैसे पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ पोस्ट करना ही नहीं है, उसका हम बैंक अकाउंट भी है, वहाँ पे लोग अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को भी सेव करते हैं। तो इसमें पूरा M1 आ गया। M1 यानी कि करेंसी ऑफ नोट एंड कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स, वो तो आ ही गए, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर और क्या आ गया, सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस, है ना। पोस्ट ऑफिस में जो लोगों के सेविंग अकाउंट्स हैं उसमें जो पैसे हैं वो भी इसमें आ गए। M1, M2 ये नैरो अप्रोच है मनी सप्लाई की, ठीक है ना। अब ब्रॉड अप्रोच, ठीक है ना, बड़ी अप्रोच जो है M3, M4। तो M3 क्या है, जिसमें M1 पूरा आ जाएगा एंड नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। तो इसमें क्या क्या गया, करेंसी नोट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स आ गए और कमर्शियल बैंक्स, और प्लस टर्म्स डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। टर्म्स डिपॉजिट मतलब कि बैंक्स के पास जो एक फिक्स टर्म के लिए है ना, जैसे फिक्स डिपॉजिट होते हैं ना, FD होती हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और M4 के अंदर क्या आएगा, M3 टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है, एक्सक्लूडिंग NSC। तो इसके अंदर देखो क्या आ जाएगा, पूरा M3 आ गया, ये M3 पूरा आ गया, ये पूरा का पूरा M3 आ गया इसके अंदर,
प्लस क्या आ गया इसके अंदर, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस का जितना भी टोटल डिपॉजिट है वो इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो करेंसी नोट्स आ गए, कॉइन्स आ गए, डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास आ गए, और पोस्ट ऑफिस के पास जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं वो आ गए। तो चारों चीजें इसके अंदर आ गई हैं। तो ये M4, तो ये दोनों ब्रॉड अप्रोच होती हैं और ये दोनों नैरो अप्रोच होती हैं। तो M1, M2, M3, M4, ये आई होप क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मनी वाले चैप्टर के, जिसमें आपको डेफिनेशन, मनी की डेफिनेशन, मनी के फंक्शन, बार्टर सिस्टम, उसकी प्रॉब्लम्स, उसका सॉल्यूशन खुद मनी है, ठीक है, मनी सप्लाई, उसके मेजरमेंट्स, ये अच्छे से लर्न कर लेना। इस चैप्टर से यही आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, जो भी कर सकते हो। और अपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको और समझने हैं तो उनके वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज़रूर देख लें। आपके एग्जाम्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।